जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आप वीडियो को सीधे से आपने देख ही लिया होगा, आज जो मेरा टॉपिक होने वाला है बहुत मेन और स्पेशल एक टॉपिक होने वाला है। आप वीडियो को स्किप मत करना। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर जो भाई मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। आज जो मैं बात बताने वाला हूँ आपको, आपकी कैलकुलेशन कैसे निकाल सकते हैं, आप अपना पीएफ का पैसा का कैलकुलेशन कैसे निकाल सकते हैं, अपनी पेंशन की कैलकुलेशन आप कैसे निकाल सकते हैं, या किसी भी टॉपिक पर आप उसकी कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, चाहे आपकी जो सैलरी हो 10,000 रुपये। मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 10,000 रुपये होगी, आप उसकी कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे मैं आपको बिल्कुल सिंपल और सही तरीके से बताऊँगा। आशा करता हूँ मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब कर भी दिया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं कैलकुलेशन के बारे में, क्योंकि मेरी हमेशा जो वीडियो बनती है वो ईपीएफओ के कैलकुलेशन के से रिलेटेड या कैलकुलेशन के, या फिर जो पेंशन धारक मेरे भाई हैं वो सब जानते होंगे, या जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो नहीं जानते। तो मेरा एक बराबर में कमेंट्स का ऑप्शन चलता है, जैसे आप मेरे बराबर में कमेंट्स का देख सकते हैं। जो भी मुझे जो है अच्छा ऑप्शन लगता है, मैं हमेशा अपनी वीडियो के बराबर में उसे चला जरूर देता हूँ, उसकी स्क्रीन पर भी लगा देता हूँ, ताकि मेरा जो ये कॉन्सेप्ट है वो आम जनता भी देख सके, यानी कि आप लोग भी देख सकें। और मैं हमेशा पेंशन के लिए, मुद्दे के लिए आवाज़ उठाता हूँ अपने चैनल के द्वारा। और मैं इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही कहना चाहता हूँ सरकार से, क्योंकि जो मेरे पेंशन धारक भाई हैं उनके बारे में थोड़ा ख्याल कीजिए। तो इसकी जो अटल पेंशन स्कीम को लागू करने की कोशिश कीजिए। बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी, और चलते हैं नॉलेज लेने के लिए। ईपीएफओ कैलकुलेशन आप कैसे निकाल सकते हैं। ईपीएफओ कैलकुलेशन 10,000 रुपये से रिटायरमेंट बेसिक सैलरी, अगर आपकी 30 साल उम्र है और आपकी आज की समय में सैलरी 10,000 है, ठीक है दोस्तों, रिटायरमेंट के पर कितने लाख के आप मालिक बन पाएंगे, यानी कि आप रिटायरमेंट के समय पर कितने पैसे का अपने पास जोड़ पाएंगे। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का क्या है कि जो है हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं उनकी तो अच्छी खासी पेंशन बन जाती है, लेकिन इस समय पर आकर उन लोगों को भी पेंशन नहीं मिल पा रही है। और जो प्राइवेट सेक्टर वाले मेरे भाई हैं, या जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, या जिनकी अभी ज्वाइनिंग हुई है, तो उनको सही तरीके से मालूम नहीं होता कि हम जो अपना पीएफ का पैसा कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, या उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि हर एक के मन में जिज्ञासा भी होती है, क्योंकि हम अपना जो हमारा हक के पैसा है वो हमारा कट रहा है, कितना हमें लास्ट में जाकर मिलेगा जो हम अपना बुढ़ापा सुधार सके। क्योंकि जो आपकी सैलरी बन पाएगी आप उसके आधार पर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सैलरी का आज के टाइम में बेस ऐसा है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, सैलरी बहुत कम है लोगों की, और जो आपका पीएफ का पैसा आपके अकाउंट में कट कर जाएगा, यानी कि जो आपका पेंशन का पैसा आपके अकाउंट में कट कर जाएगा, वो आपको अपने बुढ़ापे के टाइम पर कितना मिलेगा। तो आज इसी टॉपिक पे मेरी बात भी होने वाली है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है। ईपीएफओ अकाउंट में कर्मचारी और कंपनी दोनों की तरफ से कंट्रीब्यूट भी किया जाता है, जो कि डीए प्लस डीए को लगाकर 12 प्लस 12% जमा होता है। सरकार की ओर से हर साल ईपीएफओ की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफओ की ब्याज दरें 8.15% सालाना की दर से तय की गई हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अकाउंट का प्रबंधन करती है। ईपीएफओ एक ऐसा अकाउंट है जिसे रिटायरमेंट तक धीरे धीरे बड़ा कन्फर्म बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 30 साल की उम्र में 10,000 बेसिक सैलरी अगर आपकी है, तो आप उसकी कैलकुलेशन कैसे निकाल सकते हैं कि आपके कितना पैसा आपके पास जमा होगा। मान लीजिए बेसिक सैलरी डीए प्लस डीए 10,000 रुपये है और उम्र आपकी 30 साल है। यह है 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट है। इस तरह आपके पास 28 साल कंट्रीब्यूशन के लिए है। ईपीएफओ कैलकुलेशन के मुताबिक इस आधार पर जब रिटायरमेंट तक पीएफ का कैलकुलेशन करते हैं तो करीब 67 लाख रुपए का फंड तैयार होता है। इसलिए इसमें हर साल 10% सालाना सैलरी इंक्रीमेंट को शामिल किया गया है। ईपीएफओ कैलकुलेशन इस तरह समझिए। अब मैं जो आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, आप उसको उसी आधार पर समझिएगा। ठीक है दोस्तों, और जिस तरीके से मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, और
अगर आप चाहते हो कि इसकी कैलकुलेशन आप कैसे अपने द्वारा निकाल सकते हैं तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। वो बहुत ही और सिंपल आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए बेसिक सैलरी आपकी 10,000 रुपये डीए सहित, मौजूदा उम्र आपकी 30 साल है, रिटायरमेंट की उम्र आपकी 58 साल है, मंथली इनकम कंट्रीब्यूशन 12% है, एम्प्लॉय मंथली कंट्रीब्यूशन 3.67% है, ईपीएफओ का ब्याज दर आज के समय में 8.15% है। ईपीएफओ का पर ब्याज दर 8.15% सालाना सैलरी ग्रोथ 10%। 58 साल की उम्र में मेच्योरिटी फंड 67.75 लाख, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 21.40 लाख रुपए और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 6.54 लाख रुपए रहा। इस तरह कंट्रीब्यूशन 27.95 लाख रुपए होगा। यानी कि जो आपकी जो जमा पूंजी होगी वो उस समय पर जाकर 27.95 लाख रुपए यानी कि 27,95,000 आपके पैसे होंगे। अब कंट्रीब्यूशन के पूरे साल में सालाना ब्याज दर 8.15% ली गई है। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको कैलकुलेशन का फॉर्मूला बताया है मैंने अपने बराबर में भी चला रखा है। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से आप निकाल कर देख सकते हैं तो मैं इसका जो है इसे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आप मेरे बराबर में भी देख कर समझ सकते हैं। ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन की डील समझे, डिटेल समझे। ईपीएफओ अकाउंट में एम्प्लॉइज की बेसिक सैलरी और अकाउंट का 12% जमा होता है, लेकिन एम्प्लॉय की 12% की रकम को 2 हिस्सों में जमा होता है। एम्प्लॉय के 12% कंट्रीब्यूशन के 8.33% रकम एम्प्लॉय पेंशन अकाउंट में चली जाती है और शेष 3.67% रकम ईपीएफ अकाउंट में जमा होती है। जिन एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है या उससे भी कम है उसे इस स्कीम से जुड़ना अनिवार्य है। यानी कि जो आपकी सैलरी है, बेसिक सैलरी है, मान लेते हैं कि जो सरकार ने तय की गई है, सरकार के द्वारा तय की गई है आज के समय में 15,000 रुपये बेसिक सैलरी होनी चाहिए, चाहे आपको उससे कम मिल रही हो। प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं अगर तो उससे कम ही मिल रही हो तो आपको अपने अकाउंट नंबर को जोड़ना जरूरी है। यानी कि आपका एक यूएन नंबर होना बहुत जरूरी है। अगर जिस कंपनी में 20 भी एम्प्लॉय अगर काम करते होंगे तो वो कंपनी का जो आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा यानी कि जो ठेकेदार होगा वो क्या करेगा, अगर आपकी कंपनी में 20 एम्प्लॉय काम करते होंगे तो आप उनसे अगर आपका अकाउंट अभी पीएफ में नहीं खुला है यानी कि आपका यूएन नंबर अभी एक्टिव नहीं है यानी कि आपके पास है ही नहीं कुछ भी, तो आप उनसे खुद भी बोल सकते हैं कि जो हमारा यूएन नंबर है या यूएन का अकाउंट है वो आप ओपन करवा दीजिए, तो आपको वो ओपन करवा कर भी दे देंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। कैसे होता है ब्याज की कैलकुलेशन, आप इसको समझिए। सिंपल सा फॉर्मूला है। पीएफ अकाउंट में हर महीने पैसे यानी मंथली रिंग बैलेंस के आधार पर ब्याज की कैलकुलेशन की जाती है, लेकिन इसे साल के आखिर में जमा किया जाता है। जो आपका ब्याज बनेगा पूरे साल के, आपके पीएफ का पैसा फिर ऊपर जो ब्याज बनेगा वो आप साल में एक बार जमा होता है, तो उसके लिए भी महीने लगाया गया है। ईपीएफओ नियम के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष की आखिरी तारीख को बैलेंस जब से आपका जो है अकाउंट ओपन होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो महीना है स्टार्टिंग का अप्रैल है, अप्रैल के बाद से धीरे धीरे कर आपका ब्याज का पैसा आपके अकाउंट में आने लगता है। अब बात करते हैं ईपीएफओ के नियमों में मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष की आखिरी तारीख को बैलेंस राशि में से साल भर के अगर कोई राशि निकाल ली गई है तो उसे घटाकर 12 महीने का ब्याज निकाला जाता है। ईपीएफओ हमेशा खाते का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लेता है, यानी कि जो आपके स्टार्टिंग का बैलेंस है वो लेगा और जो आपकी लास्ट कंट्रीब्यूशन है, बीच में जितना भी पैसा आपका जमा हुआ है, अगर आपने बीच में कोई पैसा अपना विड्रॉल कर लिया है पीएफ अकाउंट से, तो वो जो है उसका जितना भी पैसा आपका होगा उसका आपको ब्याज नहीं मिल पाएगा। जितना पैसा आपके अकाउंट ईपीएफओ अकाउंट में उस समय पर होगा, स्टार्टिंग का और क्लोजिंग का, यानी कि जो ब्याज मिलने की लास्ट महीना है उसका बैलेंस और स्टार्टिंग का महीना का बैलेंस, उन दोनों को लेकर कैलकुलेट किया जाएगा। जितना भी आपके अकाउंट में पैसा होगा उसके आधार पर आपको ब्याज की रकम मिल जाएगी। अब बात करते हैं, मासिक रिंग बैलेंस को जोड़ा जाता है और ब्याज रेट 1200 रुपये से गुणा किया जाता है।
यहाँ ईपीएफ डिस्क्लेमर है, यहाँ ईपीएफ कैलकुलेशन का फंड अनुमानित ब्याज दरों में बदलाव, रिटायरमेंट की उम्र कम होने या औसत हर साल सैलरी ग्रोथ में बदलाव में आंकड़े हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल मैंने आपको सीधा और सिंपल तरीका एक बताया है कि आप अपनी ब्याज की कैलकुलेशन कैसे निकाल सकते हैं, या इस मुद्दे से भी या इस तरीके से भी आप नहीं निकालना चाहते या आपकी समझ में ना आया हो तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन आप अपने ईपीएफओ की कैलकुलेशन कैसे निकाल सकते हैं या अपने पीएफ का बैलेंस जो टोटल आपका पैसा है उसकी कैलकुलेशन आप कैसे निकालेंगे, तो वो भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। और मैं कहना चाहता हूँ मेरे चैनल पर विजिट जरूर करके देख लेना दोस्तों। मेरी जो मैं जो वीडियो बनाता हूँ केवल आप लोगों की यानी कि ईपीएफओ से जुड़े सभी लोगों के लिए बनाता हूँ, और मेरी चैनल पर विजिट करके देखना कि मेरी हमेशा जो वीडियो बनती है वो केवल ईपीएफओ के लिए बनती है, यानी कि आप लोगों के लिए बनती है। आशा करता हूँ मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब कर भी दिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या फिर आपको लगे कि ये टॉपिक जो है किसी और को भी मिलना चाहिए, यानी कि और भी कोई इसे देखकर समझ सके, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी डिबेट के साथ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा हमेशा मुद्दा बनता है पेंशन को लेकर, मेरी हमेशा वीडियो भी बनती है पेंशन को लेकर। आप मेरी चैनल पर विजिट जरूर करके देख लेना, क्योंकि मेरी जो एक पॉइंट बनता है वो केवल आप लोगों के यानी कि पेंशन धारक जो है मेरे भाई या ईपीएफओ से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए मेरा जो चैनल है वो सिर्फ केवल आप लोगों के लिए है। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं किसी डिबेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।